हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल थिंक आईएएस पर। आज हम शुरू करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो 9th क्लास का जो पहला चैप्टर है उसके एमसीक्यू क्वेश्चन किए थे, और आज हम दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे। अभी अभी यूपीएससी का एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन संवाद 119 जारी हुआ, जिसमें जो है अनुमानित तिथि उन्होंने बताई। जो वनरोगा का जो पेपर है उसकी अनुमानित तिथि उन्होंने बताया, तो वो अनुमानित तिथि जुलाई अगस्त तक है। तो देखिए दोस्त, आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। इस कम समय में हम चाहेंगे कि कम से कम एमसीक्यू क्वेश्चन तो हम कवर अप कर लें विद एनसीईआरटी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि केवल अगर आप इस एमसीक्यू सीरीज को भी अगर कर लेते हो तो एनसीईआरटी को लेकर जो समझ है वो आपकी बिल्डअप होगी। तो आज हम शुरू करते हैं। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? दूसरा चैप्टर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 1 से अगर हम शुरू करें तो प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टिंचर आयोडीन और अल्कोहल का विलयन होता है। जो टिंचर आयोडीन है वो आयोडीन और अल्कोहल का विलयन होता है। ये क्या है? कथन 1 है। और कथन 2 क्या है? वातायुक्त पेय में कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है। जो जैसे कोक हो गया, पेप्सी हो गया, फैंटा हो गया, इन सब में क्या है? पेय पदार्थों में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है। तो बताना है कि इन कथनों में से, उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है यह है। कौन सा से कथन सही है यह है। तो क्या केवल एक? बी क्या है? केवल 2, केवल एक और 2, न तो एक और न ही 2। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? देखिए दोस्त, एलिमिनेशन से अगर हम करें तो जो पहला कथन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो टिंचर आयोडीन होता है वो आयोडीन और अल्कोहल का विलयन होता है। जो टिंचर आयोडीन होता है वो आयोडीन और अल्कोहल का विलयन होता है। तो कथन 1 क्या है? सही है। तो जहां जहां एक है देख सकते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ ये वाला एक, तो जाहिर सी बात है ये वाला सही है, क्योंकि जो जैसे जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उनमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है। अब इसकी व्याख्या पर अगर हम चर्चा करें, इसकी व्याख्या क्या कहती है, तो देखिए दोस्त, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप ध्यान दोगे तो आई होप, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बार वन दरोगा के पेपर को ज़रूर ज़रूर क्रैक कर पाओगे। तो देखिए, उपयुक्त दोनों कथनों में से सही है। उपयुक्त जो दोनों कथन है वो क्या है? दोनों सही हैं। आयोडीन और अल्कोहल के विलयन को क्या कहते हैं? टिंचर आयोडीन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आयोडीन और अल्कोहल का जो विलयन होता है वो टिंचर आयोडीन कहलाता है। इस विलयन का उपयोग रोगाणुरोधक यानी कि एंटीसेप्टिक के रूप में संक्रमण से बचाव के लिए या चोट या कटे पर किया जाता है। अगर कहीं चोट लग जाती है, कुछ कट जाता है, तो टिंचर आयोडीन का उपयोग जो है वहां पर किया जाता है। और टिंचर आयोडीन बनता किससे है? आयोडीन और अल्कोहल का विलयन जो होता है उसको बोलते हैं टिंचर आयोडीन। तो देखिए दोस्त, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। तो जो वादयुक्त पेय पदार्थ जैसे सोडा हो गया, जल हो गया, कोक हो गया इत्यादि तरल विलयनों में क्या गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है। तो यानी कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, कोलाइडल विलयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोलाइडल विलयन के संबंध में जो है कथन दे रखे हैं, इन कथनों पर हमने जो है डिस्कशन करना है। कथन क्या है? देखिए दोस्त, ध्यान दीजिए, यह विलयन समांगी यानी कि होमोजीनस होता है। कोलाइडल कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। यह विलयन टिंडल प्रभाव यानी कि टिंडल इफेक्ट को दर्शाता है। दूध तथा पानी का मिश्रण कोलाइडल विलयन का उदाहरण है।
दूध और पानी का जो मिश्रण होता है वो क्या है, कोलाइडल विलयन का उदाहरण है। तो हमें बताना है कि इनमें से सही कौन सा है। तो देखिए दोस्त, सबसे पहले जो एक है कि जो यह विलयन है, जो पहला कथन है वो क्या है, समांगी, होमोजीनस। समांगी नहीं होता है, क्या होता है, विषमांगी होता है। जो कोलाइडल जो विलयन होता है वो क्या होता है, विषमांगी होता है, समांगी नहीं हो पाता है। इसलिए कथन एक क्या है, गलत है। और ये कथन बी वाला जो है बिल्कुल सही है। केवल 2, 3 और 4, केवल 2, 3 और 4 ये तीनों कथन क्या हैं, सही हैं। इसी प्रकार अगर हम आगे बढ़ें, इसकी व्याख्या पर अगर हम चर्चा करें, तो देखिए दोस्त, इसकी व्याख्या पर हम अगर डिस्कशन करें तो इसकी व्याख्या क्या कहती है। व्याख्या कहती है कि जो कोलाइडल विलयन होता है, विलयन सॉल्यूशन तथा निलंबन सेपरेशन से भिन्न है। विलयन एक समांगी मिश्रण है जिसके कण आकार में बहुत छोटे होते हैं। ये कण प्रकाश को फैला नहीं पाते हैं। निलंबन एक विषमांगी होमोजेनस मिश्रण है। इसके हेटेरोजेनस मिश्रण है। इसके कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं जो आंखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश को फैलाने में सक्षम है, जिससे प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। जिसमें क्या होता है, प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। कोलाइडल अथवा, ये क्या था, इससे पहले निलंबन की बात हुई थी, अब आ रहे हैं कोलाइडल विलयन के बारे में। कोलाइड अथवा कोलाइडल विलयन के कण विलयन के समान रूप से फैले रहते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटे होने के कारण विलयन समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में यह क्या होता है, विषमांगी होता है। केवल प्रतीत होता है, हमें लगता है कि यह समांगी मिश्रण है, किंतु क्या होता है, वास्तव में जो ये विलयन होता है ये विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, समांगी मिश्रण नहीं बल्कि क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। अगर आपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ा होगा तो समांगी और विषमांगी मिश्रण के बारे में आपने जरूर चर्चा की होगी। मैं एनसीईआरटी को इंश्योर करूंगा आपको कि यहीं से पूरी एनसीईआरटी जो है आपकी केवल और केवल इन एमसीक्यू क्वेश्चन से जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो ये कथन एक क्या है, गलत है। कोलाइडल कण प्रकाश किरण को आसानी से फैला देते हैं। प्रकाश की किरण को इन कणों द्वारा फैलना क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा, जो टिंडल इफेक्ट जो आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, कोलाइडल कण प्रकाश की किरण को क्या करते हैं, आसानी से फैला देते हैं। और प्रकाश की किरण इन कणों को क्या करती है, फैला देती है, जिसको क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। और टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। अतः कथन 2 और 3 क्या है, सही है कि ये जो है टिंडल इफेक्ट क्या है, दर्शाती है। दूध तथा पानी का मिश्रण कोलाइडी विलयन का उदाहरण है जो कि टिंडल प्रभाव दर्शाता है, इसलिए कथन 4 भी क्या है, सही है। तो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे अगर हम आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिए। जब कमरे में किसी छोटे छिद्र से प्रकाश की किरण आती है तो कमरे की धूल और कार्बन कणों द्वारा फैला दी जाती है, जिससे किरण का मार्ग दिखाई देता है। यह घटना निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। देखिए दोस्त, इससे पहले हमने इस बात पर चर्चा कर ली है, थोड़ा बहुत चर्चा कर ली है। तो सीधे सीधे अगर हम कहें, जो इसको क्या कहेंगे, टिंडल इफेक्ट कहेंगे, टिंडल प्रभाव कहेंगे। यानी कि जो कथन, जो हमारा ऑप्शन ए है वो बिल्कुल क्या है, सही है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं आखिर ये टिंडल प्रभाव है क्या, जिस पर हम इतनी चर्चा कर रहे हैं, आखिर ये टिंडल प्रभाव है क्या। तो देखिए दोस्त, टिंडल प्रभाव होता क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। यह घटना टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। टिंडल प्रभाव का एक अन्य उदाहरण हम जंगलों में भी देखते हैं। जब घने जंगल के आच्छादन क्षेत्र से सूर्य की किरण गुजरती है तो जंगल के कोहरे में उपस्थित छोटे छोटे जल के कण कोलाइडल कण के समान व्यवहार करते हैं।
देखिए दोस्त, जंगल में भी जो है, अगर आप कभी घने जंगल से गुजरे होंगे ही, तो घने जंगल में जब प्रकाश किरण आती है या आपने अपने कमरे में ही देखा होगा, जब किसी छेद से जो है जो प्रकाश किरण होती है, सूर्य की जो किरण होती है, जब अंदर आती है, तो जो कण होते हैं, जो कार्बनिक कण होते हैं या कार्बन के कण होते हैं या धूल मिट्टी होती है, वो जो है कोलाइडल की भांति जो है कोलाइड कणों के भांति समान क्या है व्यवहार करते हैं और प्रकाश को फैला देते हैं। और यही घटना क्या कहलाती है? टिंडल प्रभाव कहलाती है, टिंडल इफेक्ट कहलाती है। अब देखिए दोस्त, प्रश्न नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडल या कोलाइड्स का के उदाहरण हैं या हैं? नंबर 1 है वाहनों से निकलने वाला धुआं, क्या यह कोलाइडल का उदाहरण है? नंबर 1। नंबर 2 शेविंग क्रीम, नंबर 3 पनीर और नंबर 4 बादल। अब हमें बताना है कि नीचे दिए गए कोट में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो अगर हम इस कूट पर चर्चा करें, नीचे कौन कौन से कूट दे रखे हैं। नंबर 1 है केवल 1 और 2, केवल 2, 3 और 4, केवल 4 और केवल 1, 2, 3 और 4। तो देखिए दोस्त, एलिमिनेशन वाले मेथड से अगर हम इसको करने की कोशिश करें, तो आई थिंक मेरे ख्याल से सभी जितने भी जो है यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, सभी क्या करते हैं? कोलाइडल की भांति व्यवहार करते हैं, कोलाइड कणों की भांति व्यवहार करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, इसका आंसर डी है। अब हम इसकी व्याख्या पर चर्चा करते हैं, आखिर इसकी व्याख्या क्या कहती है। देखिए दोस्त, इसकी व्याख्या कहती है, अब यहाँ पर सारे कोलाइड कणों के बारे में आपको बताए रखा है, सारे कोलाइड्स के उदाहरण हम आपको बताएंगे, और ये परीक्षा में आपको बहुत हेल्प करेंगे। वन दरोगा की जो आपने ये तैयारी की है, इसमें आपका भरपूर सहयोग करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस बार सिलेक्शन लेंगे। सभी उपयुक्त सभी कोलाइड्स के क्या हैं? उदाहरण हैं। जितने भी इससे पहले जो हमारे पास ऑप्शन दे रखे थे, वो सब क्या हैं? कोलाइड्स के उदाहरण हैं। कोलाइड्स क्या होता है? नंबर 1 कोलाइड्स क्या है? कोहरा हो गया, बादल हो गया, कुहासा हो गया, धुआं हो गया, स्वचालित वाहनों से निस्तार, क्या है ये? किस प्रकार का? एरोसोल प्रकार का क्या है? कोलाइड्स है। और जो सेविंग क्रीम हो गई, फोम हो गया, रबड़ हो गया, स्पंज हो गया, प्यूमस हो गया, ये क्या है? फोम प्रकार का क्या है? एक प्रकार का कोलाइडल है। अब हम बात करते हैं, दूध हो गया, दूध, फेस क्रीम क्या है? इमल्सन है। मैग्नीशिया मिल्क, कीचड़, ये क्या है? सॉल। ठीक है, ये क्या है? सॉल। अब जेली हो गई, पनीर हो गया, मक्खन हो गया, क्या है? जेल। ठीक है। और जैसे रंगीन रत्न हो गए, पत्थर हो गया, दुधिया कांच हो गई, क्या है? ठोस सोल है। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि कोलाइडल के किस प्रकार के जो है उदाहरण है। तो अब हम प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 आखिर कहता क्या है? ध्यान से अगर आप कोशिश करेंगे तो पूरा चैप्टर केवल और केवल आपके एमसीक्यू क्वेश्चन करने से हो जाएगा। निम्नलिखित प्रक्रियाओं पर विचार कीजिए। जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच, डेयरी या घर में क्रीम से मक्खन निकालना, कपड़े धोने की मशीन में भीगे कपड़ों को सुखाना। उपयुक्त प्रक्रिया में कौन सी प्रक्रिया अपकेंद्रण? उपयुक्त प्रक्रिया में से कौन सी प्रक्रिया अपकेंद्रण, सेंट्रीफ्यूगेशन विधि के माध्यम से संपन्न होती है? तो हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास कोड दे रखे हैं। सबसे पहला है हमारे पास केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 और केवल 1, 2 और 3। तो यहां पर अपकेंद्रण की बात कर रहा है। तो अपकेंद्रण मैं समझता हूं इन सब में जो है अपकेंद्रण विधि का प्रयोग किया जा रहा है, चाहे रक्त की जांच की बात हो, चाहे डेयरी में घर में जो है क्रीम से मक्खन निकालना,
या कपड़े धोने की मशीन में भीगे कपड़ों को सुखाना, तो ये जो है बिल्कुल इसका आंसर क्या है, डी है। इसकी व्याख्या पर अगर हम चर्चा करें, इसकी व्याख्या क्या कहती है। उपयुक्त तीनों प्रक्रियाएं क्या है, अपकेंद्रण विधि के माध्यम से संपन्न होती है। अपकेंद्रण विधि में वस्तुओं को तीव्र गति से घुमाया जाता है, जिससे भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण क्या होते हैं, ऊपर आ जाते हैं। इस विधि से ही दूध से क्रीम भी पृथक किया जाता है। क्या किया जाता है, दूध से क्रीम को क्या किया जाता है, पृथक किया जाता है। और इसी विधि से जो है दही से जो है मक्खन को जो है पृथक किया जाता है। अब हम प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी क्रोमेटोग्राफी से संबंधित है। नंबर 1 क्या है, डाई के रंगों को पृथक करना, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करना, रक्त से नशीले पदार्थों या ड्रग्स को पृथक करना, धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करना। धातु शोधन के दौरान क्या है, लोहे को पृथक करना। अब हम समझने की कोशिश करते हैं आखिर इनमें से कौन सा कूट जो है बिल्कुल सही है। तो कूट केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 2 और 4, केवल 1, 3 और 4, केवल 2, 3 और 4। तो देखिए दोस्त, एलिमिनेशन के विधि से अगर हम इसको करें तो देखिए पहला बिल्कुल सही है। डाई क्या है, रंगों को पृथक करना। दूसरा भी सही है, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करना, ये भी सही है। रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करना, ये भी क्या है, सही है। जो गलत होगा केवल चौथा होगा। अब हमको ध्यान देना है कि इसमें 4 कहाँ कहाँ पर है। तो देखिए दोस्त, 4 सब जगह है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, केवल यहाँ पर नहीं है। तो इसका मतलब ए जो आंसर क्या है, इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब हम इसकी व्याख्या पर चर्चा करते हैं। इसकी व्याख्या आखिर क्या कहती है। व्याख्या उपयुक्त प्रक्रिया में से 1, 2 और 3 क्रोमेटोग्राफी से संबंधित है। क्रोमेटोग्राफी किसी मिश्रण से घटकों को पृथक करने की विधि है। इस विधि को रंगों का पृथक्करण करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के ब्लैक में घुले होते हैं। देखिए दोस्त, एनसीईआरटी की सीरीज है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना जो है इस सीरीज को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो इस सीरीज को हम बहुत आगे तक ले जाएंगे और धीरे धीरे हम जो है इस सीरीज को बढ़ाते रहेंगे। अगर आप सपोर्ट करते हो तो जाहिर सी बात है हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। और आप सभी जो है वन दरोगा के लिए जो है प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ज़रूर से ज़रूर जो है कामयाब होंगे। प्रक्रिया में 4 क्रोमेटोग्राफी से संबंधित नहीं है। जो चौथा कथन क्या कहता था कि धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करना, तो ये क्या है, इससे संबंधित नहीं है। किससे, क्रोमेटोग्राफी। धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने के लिए पृथक्करण की विधि प्रयोग में लाई जाती है। इस विधि के सिद्धांत के अनुसार आप आपस में नहीं मिलने वाले द्रव घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। जैसे फैन पलावन विधि, जब आप कक्षा 12 में जो है इसको पढ़ोगे, फैन पलावन विधि, तो इस प्रकार से जो है धातु शोधन जो है इस प्रकार से किया जाता है। तो क्रोमेटोग्राफी से इसका कोई संबंध नहीं है। क्रोमेटोग्राफी क्या है, रंगों को पृथक करने के लिए जो है प्रयोग में लाई जाने वाली एक प्रकार की विधि है, जिसमें क्या होता है, जिसमें उसको जो है हिलाया जाता है और जो इसमें जो है अलग किया जाता है, जिस उन ब्लैकों को पृथक करने में होता है। और ये विधि जो है सामान्यतः रंगों को पृथक करने के लिए जो है क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 7 कहता है, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से क्रिस्टलीकरण विधि के अनुप्रयोग है। क्रिस्टलीकरण विधि,
अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन शब्द का प्रयोग किया गया है। क्रिस्टलीकरण विधि आखिर होती क्या है? देखिए, सबसे पहले समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करना, क्या यह भी एक प्रकार का क्रिस्टलीकरण है? दूसरा है नमक से कपूर को पृथक करना, क्या यह भी एक प्रकार का जो है क्रिस्टलीकरण है? या अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करना, वायु से विभिन्न गैसों को पृथक करना, क्या ये भी क्या है? एक प्रकार से क्रिस्टलीकरण का उदाहरण है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं आखिर इसमें से क्रिस्टलीकरण का सही उदाहरण क्या है। देखिए दोस्त, अगर हम ध्यान दें तो सबसे पहले क्रिस्टलीकरण का उदाहरण ये हो सकता है, समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करना। जो समुद्री जल है उससे शुद्ध नमक प्राप्त करना क्या है? एक प्रकार का क्रिस्टलीकरण है। और नमक से कपूर को पृथक करना ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। इसके बाद होगा अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करना। तो इसका मतलब कूट कौन कौन से? केवल एक और तीन। कौन कौन से? केवल एक और तीन वाले कूट के हैं। बिल्कुल सही है। अब हम इसकी व्याख्या पर अगर चर्चा करें, इसकी व्याख्या पर अगर नजर दौड़ाएं तो इसकी व्याख्या क्या कहती है? देखिए दोस्त, इसकी व्याख्या कहती है क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। इस विधि से क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। प्रक्रिया एक क्या है? प्रक्रिया एक और तीन क्रिस्टलीकरण के अनुप्रयोग हैं, जबकि प्रक्रिया दो ऊर्ध्वपातन के अनुप्रयोग है। जो प्रक्रिया दो है क्या है? ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया है। ऊर्ध्वपातन में क्या किया जाता है? ऊर्ध्वपातन होता है कि बिना द्रव में बदले सीधे, कोई ठोस पदार्थ है बिना द्रव में बदले सीधे क्या है? गैस में परिवर्तित हो रहा है, उसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। और प्रक्रिया जो चार है, प्रक्रिया चार क्या है? हमारे पास दे रखा है प्रक्रिया चार, वायु से विभिन्न गैसों को पृथक करना। वो क्या है? प्रभाजी आसवन है। प्रभाजी आसवन में क्या किया जाता है? इसमें क्या किया जाता है? इसमें प्रभाजी आसवन में इस विधि का प्रयोग वायु से गैसों को पृथक करने तथा पेट्रोलियम उत्पादों से विभिन्न घटकों को पृथक करने में किया जाता है। किसका? प्रभाजी आसवन का प्रयोग। ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रश्न जो है दूसरा दे रखा है। प्रश्न क्या है? मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में कौन सा परिवर्तन होता है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में कौन सा परिवर्तन होता है? आप कहेंगे भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन तो कैसे? और रासायनिक परिवर्तन तो कैसे? तो मैं आपको बता दूं, इसमें दोनों परिवर्तन पाए जाते हैं, भौतिक परिवर्तन भी, रासायनिक परिवर्तन भी। अब हम समझने की कोशिश करते हैं आखिर दोनों परिवर्तन कैसे पाए जाते हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कैसे पाए जाते हैं। तो देखिए दोस्त, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन इस प्रकार से पाए जाते हैं। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन क्या होते हैं? पाए जाते हैं। भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन क्या होते हैं? पाए जाते हैं, परिवर्तन होते हैं। मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन, जबकि मोम का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में दोनों परिवर्तन पाए जाते हैं। तो आई होप आपकी समझ में ये वीडियो आ गई होगी। ये अगर आपने चैप्टर पढ़ा भी नहीं होगा तो फिर भी इन एमसीक्यू क्वेश्चन से आपका पूरा चैप्टर जो है कवर अप हो जाता है। कोई भी ऐसा पॉइंट या पार्ट नहीं छूटता है जो आपसे छूट जाएगा। सो केवल और केवल आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इस सीरीज को हम बहुत ही जल्दी कवर अप करेंगे, ताकि जब हमारा वन दरोगा का पेपर हो तो एनसीईआरटी की जो ये सीरीज है, एमसीक्यू क्वेश्चन की जो ये सीरीज है, ये पूर्णतः कंप्लीट हो जाए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप अपना कीमती समय जो है मुझे दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आई होप आपके समझ में आ भी रहा होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और बताइए कि अगर कोई कमी है तो ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।